नकुल भाई आ गए क्या? नकुल भाई अपन। सर हाँ कौन है? बोलो कौन था? सर एक डाउट है। हाँ बेटा पूछ, पहले डाउट ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज का। ये स्टॉक वैल्यूएशन का ना बेटा? हाँ सर। चलिए पेज नंबर बोलना तो बेटा। 4.22। 4.22। आ गया मैं। क्वेश्चन 4, पेज नंबर 4.22। बोल बेटा। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। ये बिफोर वाला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई राइट? यस सर। एडजस्टमेंट नंबर 3। ठीक है, यस सर। अपन ने सोल्व किया बेटा ये। हाँ किया है सर। अच्छा, सेल्स मैं पढ़ता हूँ। 13,60,000 which include goods worth rupees 3,02,000 sent on approval basis. Half of these goods were returned before 30th June, but no information is available regarding the remaining stock. तो हाफ इज रिटर्न, तो उसको तो तू माइनस कर दे, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। हेतवी शायद हाँ मेरे सर। पास भी इसका वर्किंग मिल जाएगा। 4.22 इधर ही है। लास्ट टाइम ही किया था कि अपन ने ये क्वेश्चन? नहीं लास्ट टाइम नहीं किया था, उससे पहले किया था। क्या वर्किंग इसका देख ले। पॉइंट इलस्ट्रेशन। हाँ शायद यही है बेटा, देख मैं आ गया बराबर स्क्रीन पे, है ना? और यस पॉइंट सर। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो 3,20,000 में से हाफ रिटर्न किया, मतलब रिमेनिंग हाफ का अभी अपने को इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। देख उसमें बाजू में स्टार मार्क है, एस्ट्रिक मार्क दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। यस सर। तो यही अपना पॉइंट जो है उसी को मैंने सामने लाया, वरना मुझे वापस वर्किंग करना पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है, कर देते। तो वो जो 160 ऊपर मैंने हाफ रिटर्न लिखा है ना, देख नीचे भी मारा है उसका एरो। टोटल सेल कितना है? यस 13,60,000, उसमें से सेल्स रिटर्न गया, मतलब अभी अपना नेट सेल का हिसाब 12 लाख का देखने का। ठीक है, 12 यस लाख सर। का देखने का, ये एक बात हो गई। और ऊपर का जो एस्ट्रिक मार्क है 160 वाला राइट हैंड साइड में, नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, एक रेड अंडरलाइन है, उसका भी अपने को सोचने का बाकी, क्योंकि वो गुड्स उसके पास है, रिटर्न बेसिस पे उसको दे दिया, मतलब गुड्स तो अपना है ना बच्चा। तो इसको मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक में लेना चाहिए, क्योंकि ये गुड्स मैंने दे दिया है, मगर गुड्स तो हमारा है। और तीसरी बात, गुड्स कॉस्टिंग 240 सोल्ड फॉर 1,20,000, इट इज सोल्ड एट लॉस। मैंने नीचे अच्छा शब्द लिखा है, इट इज डिफेक्टिव गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स। याद आया? तो यस 12 सर। लाख में से उसको भी माइनस कर दो, क्योंकि 12 लाख का जो सेल है, 12 लाख का जो सेल है उसके अंदर ये एबनॉर्मल गुड्स भी इंक्लूड है। ये क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि ये गुड्स हमने लॉस में बेचा है, मतलब ये गुड्स के ऊपर अपने को वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलता जो अपना जीपी वगैरह आएगा। अभी दिख रहा है मेरे को, देखो जीपी 25% ऑन कॉस्ट, वो भी है स्टोरी। तो ये एक पीस को निकाल दो, मतलब अपना नॉर्मल गुड्स का सेल कितना हुआ? तो 10,80,000। समझ में आ रहा है? यस अच्छा, सर। मैंने एक और एस्ट्रिक मार्क लगा के रखा है, देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे,
कि ये गुड्स जो हमने एबनॉर्मल बेचा 1.20 में बेचा, वास्तव में ये गुड्स कितने का था? 2.40 का था। तो जब आप एसआरएस में जाओगे तो ये गुड्स को सेल बताओगे, जो 1.20 में बेचा है लॉस में, उसका कॉस्ट तो 2.40 है, तो उसका स्टोरी भी एसआरएस में मुझे बताना पड़ेगा। और इसके ऊपर मेरा प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट वगैरह, 1/5 ऑन सेल 216, और इसका कॉस्ट आ गया 864 864 इज द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल सेल, कॉस्ट ऑफ नेट सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स। बच्चा अभी तुम्हारा डाउट किधर है, जरा बताओ, ये वर्किंग को देख के कुछ आपको और पूछना है तो। सर जो हाफ रिमेनिंग गुड्स है जो आए नहीं है उसको हमने सेल्स में भी ऐड किया और फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड किया। एक मिनट, सेल्स में ऐड किधर किया? मतलब सेल्स में से हमने लेस नहीं किया है ना, वो हाफ, एक ही हाफ लेस किया है, दूसरा जो रिसीव नहीं हुआ है उसको लेस नहीं किया है। तो और एक तो क्लोजिंग स्टॉक, रिटर्न हो गया ना बेटा, हाँ सर। एक रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न हो गया हाँ मतलब क्या? वो आधा उधर एडजस्ट हो गया, हाँ और बाकी का आधा बाकी है 160 का। तो वो हमने सेल्स में गिना है या फिर क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है? हाँ तो उसको देखो, ऊपर की एस्ट्रिक मार्क देख, राइट हैंड साइड वाली, ये गुड्स हाँ नो सर। इंफॉर्मेशन है, ये गुड्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये गुड्स तो हमारा हुआ ना। यस सर। तो ये गुड्स जब हमारा हुआ तो ये देख लो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अभी मैं आंसर में आ गया, 160 में से मैंने वापस प्रॉफिट माइनस कर दिया और उसको ऐड कर डाला, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स ऑन अप्रूवल अप्रूवल बेसिस। बेसिस। और दूसरा तो हम लोग ने सेल्स में से माइनस कर दिया, मतलब एक सेल्स में से माइनस कर दिया क्योंकि वो रिटर्न हो गया, और एक गुड्स रिटर्न नहीं हुआ है, मगर वो गुड्स तो गया है ना, तो ये गुड्स गया है, तो सेल में से एक को माइनस इसलिए क्या कि वो मेरा सेल्स नहीं है। यहाँ लिखा देखो नीचे सेल में, नेट सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स एट कॉस्ट, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस एबनॉर्मल सेल, और ये कॉस्ट है नेट सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स एट कॉस्ट 8,64,000, और उसके नीचे वो दूसरा वाला पॉइंट है सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, वो भले 1.20 में बेचा है लेकिन वो था तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 2.40 में ना। ये जो 23 तारीख का अपना स्टॉक है बिफोर वाला 48 लैक्स, उसके अंदर वो जो एबनॉर्मल सेल है वो कितने का होगा बेटा? 2.40 का ही इंक्लूडेड होगा ना, यस सर। तो वो गुड्स भी तो गया, मतलब 23 के अंदर वो इंक्लूड था लेकिन हमने उसको बेच डाला, तो वो भी गया, ये भी गया, जो गुड्स अपन ने नॉर्मल बेचा है, ये दोनों गुड्स गए, दोनों को लेस कर दिया। और वो जो गुड्स अभी जिसका आंसर नहीं मिला है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, वो गुड्स हमारा है लेकिन एक 28 का है। इज इट क्लियर? यस सर। और कुछ? नो सर। और सर ऑब्जेक्टिव्स में सेकंड वाला। जरा बेटा पेज नंबर बोलता हूँ, मैं वही साइड में हूँ, कौन सी जगह पे है? सेकंड एमसीक्यू है क्या? यस सर। 4.19। हाँ बेटा,
पढ़ तो। हेलो। Average inventory 12,000. Closing inventory is rupees 3,000 more than opening inventory. The value of closing inventory is equals to रिपीट। average inventory is equals to rupees 12,000. Closing inventory is rupees 3,000 more than opening inventory. The value of closing inventory is equals to तो क्लोजिंग का कितना होना चाहिए, तो इसका वर्किंग करने का बेटा, ले मैं तेरे सामने करके दूं तो तेरे को अच्छा लगे। चलो, एवरेज इन्वेंटरी का मतलब पहले मालूम है हेतवी? no sir. ठीक है, सुनो। ओपनिंग इन्वेंटरी ये सब है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। एक रेशियो का नाम सुना रहा हूं, भविष्य में कभी काम आ जाएगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। उसमें ये एवरेज इन्वेंटरी शब्द पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, इसको बोलते हैं एवरेज इन्वेंटरी। मान लो अभी इधर क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं। एवरेज इन्वेंटरी इज 12,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 3,000 मोर, बराबर ना? एवरेज इन्वेंटरी तेरे को दिया है 12, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं इधर, और क्लोजिंग बोला है इज 3,000 मोर। ठीक है, पहले तो एवरेज का फॉर्मूला तेरे सामने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, और वो राइट हैंड साइड में मैंने जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिखा है। चल भाई, अभी क्लोजिंग इज 3,000 मोर, दो बार और बोलता हूं, क्लोजिंग इन्वेंटरी is 3,000 more than the opening inventory. Closing is 3,000 more than opening. अब सुनना, if opening inventory is X, तो closing inventory बेटा कितना होगा? 3,000 plus X. हाँ, हो गया ना, देख लो, समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा इधर? if opening is equal to X, तो closing 3,000 ज्यादा है, तो ले X plus 3,000। अच्छा, दोनों का एवरेज निकाल, तो एवरेज कैसे निकालने का? क्योंकि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग एवरेज बोलेगा तो x प्लस 3,000 अपॉन 2, तो एवरेज कैसा आएगा? 2x प्लस 3,000 अपॉन 2। बच्चा दिख रहा है तेरे को? एचपी बच्चा दिख रहा है? मैं Yes कर रहा sir. हूँ, 2 कॉमन निकाल दे, Yes sir. x प्लस 1,500 अपॉन 2। मैथ ज्यादा है, 2 कैंसल, बच्चा एवरेज का मेरा आंसर आया x प्लस 1,500। ये दिख रहा है? अभी एवरेज तो उसने दे दिया अपने को, एवरेज इज 12,000, एवरेज तेरे को दिया है 12,000, तो 12,000 इज इक्वल टू x प्लस 1,500। बेटा दिख रहा है? एवरेज 12,000 दिया ना अपने को क्वेश्चन में, Yes sir. तो अब ये 1,500 Yes को sir. ये बाजू ले ले, तो 12,000 माइनस 1,500 यानी 10,500 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। अपने को क्या पूछा बेटा? Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसे 3,000 बड़ा है ना? x इज इक्वल टू ओपनिंग इज इक्वल टू 10,500। क्या बोला मैं? दिखता है क्या तेरे को? x इज इक्वल टू ओपनिंग इज इक्वल टू 10,500, 10,500. है ना? ये पूरा मालूम पड़ा ना कैलकुलेशन मेरा वर्किंग? Yes sir. तो क्लोजिंग 3,000 बढ़ा देना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा तो 10,500 प्लस 3,000 बोले तो 13,500. 13,500 है ना? उधर 13,500 है, 12,000 है, 24,000 है। आंसर सी। ये करके देखना पड़ता है बेटा, ये मैथ ज्यादा है, अकाउंट कम है इसमें। पूरा वर्किंग इधर देख ले, एवरेज इन्वेंटरी का पहले फॉर्मूला लिख, फिर क्वेश्चन में क्या दिया मैंने राइट हैंड साइड में लिखा देख, और फिर मैंने अज्यूम किया इफ ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू x,
तो क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 3000, क्योंकि क्लोजिंग इज 3000 ग्रेटर बोला है ऊपर। फिर एवरेज निकालते गया, सिंप्लीफिकेशन करते जाओ तो आपको एवरेज मिल गया x प्लस 1500, और 1500 को ये बाजू ले लिया तो x इज इक्वल टू 10,500। इट इज ओपनिंग स्टॉक, 3000 बढ़ा दे, यू आर गेटिंग द क्लोजिंग स्टॉक। बच्चा कुछ पूछना है, लिखना है, लिख लो। तो नकुल भाई ये किया था बेटा? नो सर। जरा लिख लो ना, फिर सबको काम आ जाएगा, भले इसका डाउट था। ठीक है, आपको फॉर्मूला कभी नहीं मालूम होता है ना, एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यहाँ आप फंस जाते हो। बराबर है, और अभी तक आया भी नहीं है। ये स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है, रेशियो नाम का चैप्टर है, आपको नहीं है अभी, इसमें भी नहीं है, सीएफ में भी नहीं है। ये इंटर में भी आता है और बीकॉम में भी आएगा। बेटा लिख लिया सब लोग ने? जाओ नीचे थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लिख सको ठीक से। हमेशा बच्चा समझ रहा है कि कुछ डाउट है? नो सर। करना पड़ता है वर्किंग, क्या अभी तक ऐसा आया नहीं है तो आपके लिए डाउट हो सकता है। यू आर राइट। नकुल बाबा बेटा कुछ पूछना तो बेटा पूछो। नो सर। क्लोजिंग स्टॉक 13,500 करना पड़ेगा बाबूजी, मेहनत जरा बढ़ाना। आप कहो तो आगे चलूं, और कोई हेतवी हो तो बोल दो। नो सर। चलते हैं अपन अपना रेगुलर लेक्चर में बच्चा। फिर नकुल भाई अपन किधर बाकी है जरा देखो ना, अभी चैप्टर मोरलेस खत्म ही ऐसे तो हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ शायद बाकी था ऐसा। हाँ सर। देखो तो बेटा कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए ना। लास्ट टाइम अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था बेटा? सेकंड। हाँ, थर्ड हो गया बेटा? नहीं सर, बाकी है। एक्सरसाइज का थर्ड बाकी है, बराबर? हाँ सर। तो पहले वो ले लेते हैं। फोर्थ हो गया, करेक्ट? हाँ सर। और फिफ्थ हो गया है क्या? यस सर। हाँ, वो भी आपको दिया था, मैंने नीचे लिखा है। ठीक है बेटा, थर्ड बाकी है तो पहले थर्ड ले लेते हैं। आइए नकुल भाई, यस सर। बेटा पढ़ो। The profit and
loss account of Hanuman showed a net profit of rupees 6 lakh after considering the closing stock of rupees 3,75,000 on 31st March 2016. Subsequently, the following information were obtained from the scrutiny of the books. First, purchase for the year included rupees 15,000 paid for new electric fitting for the shop. Purchase for the year included rupees 15,000 paid for the new electric fitting for the shop. जरा वापस पढ़ Hanuman, तो स्टार्टिंग से 1 मिनट. the profit and loss account of Hanuman showed a net profit of rupees 6 lakh after considering the closing stock of rupees 3,75,000 on 31st March 2016. स्टॉप. Subsequently, उन्होंने आपको प्रॉफिट दिया है. जरा सुनना क्या दिया है. प्रॉफिट दिया. यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का वो एसआरएस वाला चक्कर अपना जो होता है वो अलग होता है. यहाँ प्रॉफिट दिया है ना. साथ में क्लोजिंग स्टॉक का भी ब्यूगल बजाना चालू कर दिया था. क्लोजिंग स्टॉक वाज टेकन एट 3,75,000. तो क्लोजिंग स्टॉक इतना लिया था तभी मेरा नेट प्रॉफिट इतना है. ये दो बात अभी तक क्वेश्चन में सामने रखा है. बेटा आगे चल. subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books. First, purchase for next year included rupees 15,000 paid for new electric fitting for the shop. रिपीट. Purchase for the year included rupees 15,000 paid for new electric fitting for the shop. रिपीट. Purchase for the year included rupees 15,000 paid for new electric fitting for the shop. पहले ये ट्रांजैक्शन देखो. स्टॉक से कोई कनेक्शन इसका है ही नहीं. 3 बार इससे पढ़ाया बच्चे से. अरे मैंने इलेक्ट्रिक फिटिंग किया रे, पंखा किया क्या, लाइट किया क्या, जो भी बोलो रे, इधर इलेक्ट्रिक का बोर्ड वगैरह वगैरह है ना. कितने का मेरा खर्चा हो गया. तो के पूरे साल में 15,000 का जो भी वो हिसाब हुआ. फिर परचेस इंक्लूडेड दैट. ये इलेक्ट्रिक फिटिंग का खर्चा है. मेरे अकाउंटेंट ने इसको परचेस में डाल दिया. सुना. इट इज नॉट द परचेस ऑफ गुड्स. बाबू जी परचेस सेल वगैरह में आप एंट्री कभी पास करोगे जब वो गुड्स होगा. अरे ये तो इलेक्ट्रिक फिटिंग है. यू कैन नॉट राइट इन द परचेस डे बुक. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रॉब्लम ही है. बेटा मैं एक पढ़ के सीधा नीचे पहुंचना चाहता हूँ. अरे पूछा क्या है मालूम पड़े मेरे को यार. क्योंकि वो नेट प्रॉफिट का रास्ता बताता है, क्लोजिंग स्टॉक बताता है, रेक्टिफिकेशन आ गया. आपको समझते हैं रेक्टिफिकेशन में पॉइंट है. एसआरएस वगैरह नहीं है. स्टॉक वैल्यूएशन फीफो लिफो नहीं है. बेटा सीधा नीचे पढ़ तो क्या पूछता है मेरे को मालूम पड़े. Calculate the value of stock on 31st March 2016 and the adjusted net profit for the year ended on that date. मतलब मेरे को दो चीज पूछा है. एक तो स्टॉक पूछा है और प्रॉफिट पूछा है. तो बताना ये जो परचेस की बात मैं कर रहा हूँ 15,000 की, ये गलती से मैंने परचेस में डाल दिया. तो परचेस में डाल दिया मतलब इट इज शोन एज Yes, sir. एक्सपेंस. एक शब्द बोलता हूँ तू समझ सकता है. दिस आइटम एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिc fitting. It must be shown on the asset side. It is the capital expenditure. But unfortunately, by mistake, I have shown in purchase, means it is shown as the revenue. It is capital expenditure treated as revenue because it was included in purchase. And due to that, what happens, you know, my net profit decrease हो गया ना बच्चा. जो एसेट में डालना था वो मैंने परचेस में डाल दिया, ट्रेडिंग में चला गया. मतलब एक्सपेंस बता दिया, डेबिट में चला गया. तो बाबू जी मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा इसके वजह से 15,000 से. उसने मुझे नीचे पूछा भी है, फाइंड आउट द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट. आपका रिवाइज नेट प्रॉफिट भी आपको बताना है. तो बाबू जी ये आइटम को नेट प्रॉफिट में मुझे प्लस करना पड़ेगा. नकुल भाई समझ में आ रहा है बेटा. Yes, sir. ये आइटम को मुझे प्लस करना पड़ेगा. नकुल भाई समझ में आ रहा है बेटा. Yes, sir. है ना. तो 15,000 को मैं ऐड कर लूंगा. ये पहली बात.
चल बेटा, आगे पढ़ ले, बाजू में लिख के रख, एड इन नेट प्रॉफिट। 15,000 इसको ऐड करना है इन नेट प्रॉफिट, क्योंकि तो उसने मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट पूछा है कि भाई आप हमको एडजस्टेड प्रॉफिट बना के दीजिए। तो बाबूजी ये 15,000 से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग नकुल भाई? Yes, sir. चल बेटा आगे पढ़ तो। Hanuman gave away goods valued at rupees 40,000 as free samples for which no entry was made in the books of accounts. रिपीट। Hanuman gave away the goods valued at rupees 40,000 as free samples for which no entry was made in the books of accounts. बाबूजी ये गुड्स मैंने दिया है फ्री ऑफ चार्ज, जिसको अपन बोलते हैं ना भैया, तो गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल, कितने का गुड्स हमने दिया है? तो 40,000 का गुड्स हमने एज अ फ्री सैंपल दिया है। तो बाबूजी जरा समझ लेना, ये जो मेरा गुड्स एक बाजू जा रहा है तो ट्रेडिंग क्रेडिट नकुल, और सेकंड इफेक्ट क्या आएगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि इफेक्ट नहीं दिया था ना। तो रियली स्पीकिंग ट्रेडिंग क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दो इफेक्ट आएगी, तो दोनों इफेक्ट आमने सामने ऐसे पूछो तो कैंसिल हो जाएगी। क्यों? तो एक क्रेडिट है एक डेबिट है, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग क्रेडिट, और ये हमने एडवर्टाइजमेंट में ऐड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, तो वहां से मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक क्रेडिट इफेक्ट है ट्रेडिंग, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, एडवर्टाइज है, तो मेरा प्रॉफिट घटेगा। फाइनली ये दोनों इफेक्ट को अगर जो आप मिला जुला के बात करो तो नेट प्रॉफिट पे मेरा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये हम लोग ने गुड्स दिया है, गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग क्रेडिट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को एडवर्टाइज में ऐड करना है, तो वो डेबिट हो गया, वो मेरा खर्चा हो गया। तो फाइनली कोई मेरे को पूछे सर नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? आंसर नो इफेक्ट। ऑफ कोर्स यू कैन शो बोथ द इफेक्ट्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट, या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा अपन बना के एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनावे, तो उसमें दोनों साइड इफेक्ट शो करो, या तो नीचे नोट लिखने का नो इफेक्ट, क्योंकि दोनों साइड इफेक्ट करोगे मतलब फाइनली नो इफेक्ट ही आएगा। तो दोनों साइड बताओ, या तो नीचे नोट लिख दो नो इफेक्ट। ऐसा मैंने नो इफेक्ट का आपको नोट हमेशा लिखने का आग्रह रखा है। तो कुल भाई याद है ना, नो इफेक्ट होगा तो नीचे नोट लिखने का बोला है कि नहीं? Yes, sir. तो यस को नो इफेक्ट में हटा दो, या तो दो इफेक्ट दे दो। दो इफेक्ट देंगे तो फिर नोट नहीं लिखना, मगर फाइनली प्रॉफिट पे इसका असर नहीं आएगा, चाहे तुम ये रास्ते से जाओ कि वो रास्ते से जाओ। चलो नकुल भाई आगे बढ़े। Invoice for goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on 27th March 2016, but the goods were not included in the stocks. रिपीट। Invoice for goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on 27 March 2016, but goods were not included in the stock. है ना, परचेज किया है, परचेज की एंट्री हो गई है, करेक्ट है, कुछ नहीं करना है, एंट्री हो गई है, तब तक तो प्रॉफिट पे इसका असर नहीं होगा। लेकिन बच्चा ये गुड्स है ना, अभी तक हमने हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हो सकता है मैंने परचेज किया यार, लेकिन गुड्स रिमेन इन ट्रांजिट। कोई पूछेगा सर फिर क्लोजिंग स्टॉक में आप एंट्री ऐड क्यों नहीं किया? इसको परचेज हो गया तो, अरे भैया हम आ गया, गुड्स आ रहा है, रास्ते में पड़ा है, गोडाउन में नहीं पहुंचा, गोडाउन में नहीं पहुंचा रे, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होना बाकी है। प्रॉफिट पे इसका असर नहीं होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का जो ऊपर तेरे को अमाउंट दिया ना बच्चा 3,75,000, क्या करेगा? उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग नकुल? Yes, sir. है ना, प्रॉफिट पे कुछ नहीं। चल तो In March 2016, goods of rupees 2 lakh sold and delivered were taken in the sales for April 2016.
Repeat. In March 2016, goods of rupees 2 lakh sold and delivered were taken in the sales for April 2016. बाबूजी, मार्च का सेल है बाबूजी, गुड्स सोल्ड इन मार्च, लेकिन मैंने इसका एंट्री अप्रैल में पास किया है। अच्छा, मुझे मार्च में इसको शो करना चाहिए, तो सीधी बात है मेरा मार्च का, जब मैं इसको ट्रांजैक्शन को शो करूंगा तो मेरा मार्च का सेल बढ़ जाएगा। नकुल भाई, मार्च का सेल बढ़ जाएगा, सेल्स बुक में एंट्री आ जाएगी। ऑफ कोर्स अप्रैल में से एंट्री रिमूव करना पड़ेगा, एंट्री में से अप्रैल में से एंट्री रिमूव करना पड़ेगा। तो बाबूजी सीधी बात है, मेरा सेल बढ़ जाएगा तो मेरा उतने अमाउंट से नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, उतने अमाउंट से मेरा नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। दिस वाज अनरिकॉर्डेड सेल्स बाबूजी, दिस वाज अनरिकॉर्डेड सेल्स। समझ में आ रहा है नकुल भाई? आपसे पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, दूसरी बात, अप्रैल में से उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में मैंने डाल दिया। वो बाबूजी बात आएगी अप्रैल में से निकालने की, वो अगले साल के लिए। हाँ, क्योंकि अप्रैल में डाल दिया, उसका क्या कोई आर्ग्यूमेंट करेगा? सर मार्च में नहीं लिखा था तो आपने मार्च में लिख डाला, गुड, लेकिन आपने अप्रैल में गलती से लिख डाला था, उसका क्या? बाबूजी उसका रेक्टिफिकेशन दूसरे साल में जाएगा, इस साल में नहीं। इस साल में फिलहाल मेरे को सेल्स का एंट्री पास करना बाकी था, जो मैंने कर लिया। इज इट क्लियर नकुल भाई? Yes, sir. मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा ये अनरिकॉर्डेड सेल्स के अमाउंट से 2 लाख। अप्रैल में से एंट्री हटेगी, हाँ, लेकिन वो स्टोरी अप्रैल की अगले साल आएगी। चल बेटा। Goods costing rupees 75,000 were sent on sale or return in March 2016 at a margin of profit 33 1/3% on cost. Though approval was given in April 2016, these were taken as sales for March 2016. Repeat. Goods costing rupees 75,000 were sent on sale or return in March 2016 at margin of profit of 33 1/3% on cost. Though approval was given in April 2016, these were taken as sales for March 2016. अब उल्टा स्टोरी है। प्रीवियस वाला क्या था? मार्च का सेल अप्रैल में लिखा था, मैंने मार्च को एडजस्ट कर डाला, अप्रैल की चिंता मुझे नहीं है। अब यहाँ उल्टा है। क्या है उल्टा, जरा देखना। हमने गुड्स रिटर्न बेसिस पे दिया है और वो हम लोग ने लास्ट में लिखा है दिस वे टेकन इन द सेल्स ऑफ मार्च। गुड्स गिवन ऑन रिटर्न बेसिस, इट इज अ सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस इन मार्च। तो हमने इसको मार्च में सेल गिन लिया। वास्तव में कस्टमर ने अभी हाँ नहीं भरा है, कस्टमर ने भी ये गुड्स रखा नहीं है, तो हमने सेल में लिखा है, मेरी भूल है। हाँ, वो अप्रैल में ले रहा है, मतलब ये सेल अप्रैल का माना जाना चाहिए। हाँ, अभी अप्रैल वापस वही बात, नेक्स्ट ईयर की है स्टोरी, उसको बाद में सोचना, पहले मार्च की स्टोरी खत्म करो। तो सर मार्च में अपन ने सेल में इंक्लूड किया है, वो हमारी भूल है। लेस फ्रॉम सेल नकुल भाई, लेस फ्रॉम Yes, sir. सेल, सेल में से लेस कर लेगा तो मेरा नेट प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा, इनकम मेरी कम कर दिया मैंने। सुनना, स्टोरी अभी लंबी है। सेल में से लेस कर, क्योंकि इट वाज इंक्लूडेड इन सेल, इट इज नॉट द सेल ऑफ मार्च बट इट वाज इंक्लूडेड इन अ सेल, लेस फ्रॉम अ सेल, सेलिंग प्राइस बचा 75,000। एक पार्ट ऑफ द स्टोरी ओवर, एक पार्ट। हाँ, सेकंड पार्ट, ये गुड्स कस्टमर के पास पड़ा रहा ऑन 31 मार्च। ऑन 31 मार्च ये गुड्स तो उसके पास है, तो क्या ये हमारा गुड्स है? वी आर द ओनर बिकॉज up to 31st March the customer has not accepted, possessed by him, owned by us। तो क्या बहन भाई, क्या करूं?
क्या करूं, आगे बोलो थोड़ा। ऐड होएगा इधर क्लोजिंग स्टॉक में। शाबाश, मगर 75,000 नहीं है बेटा, 75,000 तो सेलिंग, एक मिनट, गुड्स कॉस्टिंग कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ही दिया है। ये देखने का कभी ये कॉस्ट देता है सेलिंग में, साला वो प्रॉफिट का मेरे को प्लस माइनस। तो जब सेल में से लेस करेगा, नकुल भैया उल्टा मेरे को मार रहा है, सेल में से लेस करेगा ना ये नकुल, तो यस सर। 75 लेस नहीं करना, 75 तो क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक में 75 ऐड करना, लेकिन सेल में से जब तू लेस करेगा ना, तो ये 75 के अंदर प्रॉफिट ऐड कर। मैं सुनता है क्या रहा है, प्रॉफिट ऐड हाँ कर, सर। और इसका सेलिंग प्राइस ढूंढ, सेलिंग प्राइस ढूंढ, और वो सेलिंग प्राइस सेल में से माइनस कर। ये भाई जरा समझ ना रहे, कभी क्या लोग सेलिंग प्राइस देते हैं तो मैं कॉस्ट में जाता हूँ, यहाँ इन लोगों ने उल्टा किया, कॉस्ट दिया अभी मेरे को सेलिंग प्राइस में जाने का, ये पढ़ने का दोबारा तीबारा हो जाता है कभी, है ना। तो इधर क्लोजिंग स्टॉक में सीधा ऐड कर 75, और सेल में से लेस कर 75 नहीं, पहले प्रॉफिट ऐड कर, सेलिंग अमाउंट निकाल, बढ़ जाएगा, और फिर उसको सेल में से लेस कर, बाय दैट मच अमाउंट माय प्रॉफिट विल रिड्यूस। मेरा इफेक्ट तो सीधा है, प्रॉफिट रिड्यूस बाय सेल अमाउंट, सेल अमाउंट, और एड टू क्लोजिंग स्टॉक एट द कॉस्ट। उन लोग कुछ भी देवे, मेरा एक्सप्लेनेशन सीधा है बच्चा, इज इट क्लियर। दोनों में इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट में भी स्टॉक में भी। चल बच्चा आगे। Calculate the value of stock on 31st March 2016 and the adjusted net profit for the year ended on that date. ठीक है, तो अपन चालू कर लेते हैं बच्चा। इट इज एक्सरसाइज 3, पेज नंबर 4.22। बाबूजी, आपको दो चीज सॉल्यूशन में लाना है, एक तो प्रॉफिट आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट आपको ढूंढना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू फाइंड आउट रिवाइज नेट प्रॉफिट, क्योंकि उन लोग ने नेट प्रॉफिट एक निकाल के दिया है मेरे को। और उसके नीचे एक वो स्टेटमेंट भी बना लो क्लोजिंग स्टॉक का, कि जिसमें अपने को कैलकुलेशन करना है नेट प्रॉफिट का। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ माय आंसर बाबूजी। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो बेटा, मैं तैयार हूं, आप देख रहे हैं। नकुल भाई अपन चालू कर दे, आप बोलो तो। नकुल भाई चालू करो बेटा।
इधर गया भाई, बेटा चालू करना। चल भाई मैं पढ़ता हूँ। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान showed a net profit of 6 lakhs. चल भाई, by net profit brought down as per profit and loss account. 6 lakhs. And the closing stock is 3,75,000. बच्चा क्लोजिंग स्टॉक का भी मैंने स्टेटमेंट तैयार रखा है, आजा अंदर। क्लोजिंग स्टॉक as given कितना है बेटा? 3,75,000. Please see both the statements I have started simultaneously. One is profit and loss, second is the statement of profit. जो ट्रांजैक्शन जहां अफेक्ट करेगा उधर इफेक्ट देगा। बाबूजी सुन लेना, कुछ ट्रांजैक्शन दोनों में भी इफेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों में अपने को इफेक्ट देना है। चलो नकुल भाई आ गए क्या वापस? यस सर। मेरा मैंने नेट प्रॉफिट लिखा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा स्क्रीन पे देखो। यस सर। और स्टेटमेंट में मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा, देखो बेटा 375। जो अंदर दिया है वही मैंने लिखना है, नथिंग न्यू। चल बेटा फर्स्ट। Yes, sir. Purchases for the year included rupees 15,000 paid for new electrical fitting for the shop. है ना, तो परचेस में इंक्लूड कर दिया था, तो बाबूजी परचेस इंक्लूड मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मैंने गलती से परचेस बुक में लिखा था, मैंने एक्सपेंस शो कर दिया था। परचेस इंक्लूडेड इलेक्ट्रिक फिटिंग, $15,000। मेरा प्रॉफिट बढ़ गया बेटा, क्रेडिट सर में शो कर। प्रॉफिट घटेगा डेबिट में शो करने का सिंपली बात है बच्चा। प्रॉफिट बढ़ेगा क्रेडिट में शो कर बेटा, आगे बढ़। Hanuman gave away goods valued at rupees 40,000 as free sample for which no entry was made in the books of accounts. रिपीट। Hanuman gave away goods valued at rupees 40,000 as free sample for which no entry was made in the books of accounts. बराबर है। चल भाई, ट्रेडिंग क्रेडिट बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल 40,000। कभी कभी यहाँ भी है ना, लोचा मारते हैं, सेलिंग प्राइस से गुड्स देते हैं नकुल भाई। यहाँ तो नहीं आज, मगर हो सकता है। यस, एडवर्टाइजमेंट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। $40,000 देख लो। Invoice for goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on 27th March 2016, but the goods were not included in the stock. रिपीट। Invoice for goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on 31st March 2016, but the goods were not included in the stock. गुड्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। बेटा ऐड कर डाल स्टॉक में। परचेस्ड बट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। कारण एक हो सकता है गुड्स इन ट्रांजिट, मैंने बताया यहाँ उन लोग ने खुलासा नहीं किया है, तो मुझे भी खुलासा नहीं करना है, लेकिन आपकी समझदारी मजबूत बने इसलिए मैं गुड्स इन ट्रांजिट का उदाहरण ताजा किया आपके खोपड़ी में।
उन्होंने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि सर क्यों आपके गोडाउन में गुड्स ये नहीं पहुंचा है, तो क्या ट्रांजिट में होगा और क्या। अमाउंट इज 2,75,000, सॉरी भाई नकुल भाई, अमाउंट 275 है ना बेटा, सर अमाउंट 2,50,000 है। 250 है, सॉरी, तो मैंने आगे का 40,000 अमाउंट लिख लिया। ठीक है बच्चा, एड का डन 250। बेटा आगे बढ़। In March 2016, goods of rupees 2 lakhs sold and delivered were taken in the sales for April 2016. रिपीट। In March 2016, goods of rupees 2 lakhs sold and delivered were taken in the sales for April 2016. है ना, अप्रैल का है, उसकी मुझे अभी चिंता नहीं करनी है, वहां भी रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा भैया, मगर अपने को इस साल की बातें करनी है। अप्रैल की बात अप्रैल में करेंगे, अगले साल करेंगे, तो उसमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करना है अभी। अभी अपने को जो करना है कर ले। सेल मार्च में नहीं लिखा है, लिख ले अनरिकॉर्डेड सेल्स, लिखना तो लिख सकता है, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अप्रैल, है ना, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऑफ मार्च। और थोड़ा बढ़ाने का तो लिख सकता है रिकॉर्डेड इन अप्रैल ऐसा करके, बाकी जरूरत नहीं है, इधर लिख डाल 2 लाख। सर हाँ बोलो। क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ेगा ना, मतलब सेल्स अभी हुआ है तो मतलब कम होगा ना, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। फिजिकल गुड्स में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वापस बोलो बेटा, नहीं समझा सर। है ना, ये तो गुड्स तो गया ही है, तो मार्च में ही गुड्स गया है, मार्च में ही गुड्स गया है। अकाउंटेंट ने गलती से एंट्री अप्रैल में कर दिया, तो गोडाउन में तो गुड्स था ही नहीं, गोडाउन में तो मार्च में निकल गया, तो क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च का आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहां मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट वालों ने किया है कि ये बिल उन्होंने मार्च में लिखा नहीं था। दिस इज नॉट द मिस्टेक एनीवेयर इन द स्टोर, इन द गोडाउन, नो, देयर स्टॉक आवन जावन लेखन बराबर है। ये भी कुछ समझ में आया कि बाकी है थोड़ा, समझा सर। है ना। चल बेटा, सेल इस साल का लिख डाल, दैट्स इट, आगे बढ़। Goods costing rupees 75,000 were sent on sale or return in March 2016 at margin of profit of rupees 33 1/3% on cost. Though approval was given in April 2016, these were taken as sales for March 2016. यहाँ मेरे को इसने लोचा में कैसे मारा है मालूम है क्या, गुड्स कॉस्टिंग करके बोला है चाणे लोग ने, तो सेलिंग प्राइस अपने को ढूंढना पड़ेगा बेटा। इट वॉज इंक्लूडेड इन सेल, तो लेस फ्रॉम सेल कर बाबूजी, लेस फ्रॉम सेल बोलेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा बाबूजी, डेबिट साइड में शो कर सेल्स इंक्लूडेड अप्रूवल बेसिस। बाबूजी सेलिंग प्राइस पे मुझे शो करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स में इंक्लूड किया है, तो कैसे, तो कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बेटा कॉस्ट कितना है देख तो, 75,000, प्रॉफिट कितना है बोल तो, 33 1/3%, यानी 1/3 ऑन कॉस्ट। नकुल भाई सुनता है, 25। क्या नकुल भाई? हाँ सर, 1 लाख। तो 75 प्लस 25, करेक्ट, इट इज 1 लाख। और ये गुड्स तो निकल गया है, गोडाउन में नहीं है, मगर गुड्स तो हमारा है ना,
बच्चा, तो क्लोजिंग स्टॉक में इसको क्या करना चाहिए? हेड। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, कॉस्ट पे ले ले 75,000। बेटा देख ले, इसको कॉस्ट पे ले ले 75,000। जरा बाबूजी, ये गुड्स अप्रूवल बेसिस पे गया है 75,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, तो ट्रेडिंग क्रेडिट में भी तो उसका इफेक्ट आएगा कि नहीं? है क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो। नकुल भाई, सेल में से लेस करना एक बात है, और क्लोजिंग स्टॉक में भी तो ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? तो इतने अमाउंट से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, of course at cost, trading credit, of course at cost, यानी 75,000। सुना क्या? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा मतलब मेरा प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। और बाबू जी, वो स्टॉक भी जो 2.5 लाख वाला था नकुल भाई, गुड्स अमाउंटिंग टू 250 वाला भी जो अपन ने ऐड किया है, वो भी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक उतने अमाउंट से, क्योंकि वहां लिखा है ना नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, तो स्टॉक मतलब ट्रेडिंग क्रेडिट में उसका भी इफेक्ट दे दे साथ साथ। बाय गुड्स परचेस्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक में तो ऐड करना ही है, मेरा उतने अमाउंट से प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा। व्हाट वाज द अमाउंट? इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक बोला था ना, 2,50,000। दोनों जो क्लोजिंग स्टॉक में मैंने ऐड किया 250 और 75, यू कैन सी, तो दोनों को मेरे को ट्रेडिंग क्रेडिट में भी लेना चाहिए। ये दोनों को देख लें, क्योंकि उतने अमाउंट से मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। मैंने राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट जैसा मारा है, ये दोनों आइटम मैंने नीचे से क्लोजिंग स्टॉक वाला अमाउंट में ऐड हुआ है वो लिया है। आर यू गेटिंग दिस टू आइटम्स 250 एंड 75? ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया, देख लो। क्लोजिंग स्टॉक में मैंने ऐड कर लिया है, देख लो। दोनों नीचे से आइटम लिया है, 250 और 75। नकुल भाई अभी जरा टोटल मार लीजिए बच्चा। सर 11,80,000। टोटल कितना बोला बेटा? 11,80,000। 11,80,000। ओके, जरा सब लोग चेक करना भाई।
रिवाइज नेट प्रॉफिट बोलो बेटा। सर 10,40,000। 10,40,000 रिवाइज नेट प्रॉफिट यानी एडजस्टेड नेट प्रॉफिट एक ही बात है। और क्लोजिंग स्टॉक का फिगर बताओ, स्टॉक ऑन 31st 7 लाख। 31st March 2017 7 लाख। ठीक है, तो ये दोनों आइटम जो स्टॉक में बढ़ा है उसको उधर शो कर देने का 75 एंड 250, क्योंकि उतने अमाउंट से मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। और बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स है प्योरली उसको डेबिट क्रेडिट शो करते रहना पड़ता है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फिटिंग हो, चाहे वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो 40,000 दोनों बाजू आया, जो नहीं लिखे और नीचे नोट लिखे तो भी चलता है, एज आई सेड, क्योंकि इसकी इफेक्ट दोनों साइड आ गए, 40 डेबिट भी है 40 क्रेडिट भी है। इज इट क्लियर नकुल भाई? इसमें कुछ बचता है क्या बेटा? नहीं सर, खत्म। तो अभी अगले लेक्चर में मैं बता दूं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थियरी आगे रखा है, छोटा सा बाकी है। क्या मैं प्रैक्टिकल पे चला गया तो मौका नहीं मिला था। आज मेरी इच्छा थी, अभी थोड़ा समय बचता तो ले लेता, लेकिन क्या अपना थोड़ा डिस्कशन डाउट्स वगैरह में चला गया थोड़ा टाइम। तो शाम को पहले मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म कर लूंगा नकुल भाई, छोटा ही है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट अपना चैप्टर जो है दैट इज डेप्रीशिएशन हम चालू कर लेंगे। इज इट क्लियर? ताकि अपना जो प्रोग्रेस करना है वो तो चालू ही रहेगा। डेप्रीशिएशन थोड़ा बहुत आपको आता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत से नहीं चलेगा, क्योंकि अभी का लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा। मुझे सब कुछ कराना है, जो आता है थोड़ा बहुत वो भी ले लूंगा, और जो एडिशनल है वो भी ले लूंगा। तो इन द इवनिंग फर्स्ट टेकिंग दैट थियरी पार्ट, ताकि वो जो बचा है वो अपना हट जाए, निकल जाए, क्योंकि वो थियरी आगे बहुत लिया था तभी थोड़ा छोड़ दिया था, और फिर ये डेप्रिशिएशन चालू कर लूंगा। दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।